नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम पेपर 1 हो, या फिर कोई और पेपर 1, या फिर कांस्टेबल, या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, या फिर HPRC एक अपकमिंग एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज कॉल्ड एज क्राउन ऑफ स्पीति। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को स्पीति का मुकुट भी कहा जाता है। क्राउन ऑफ स्पीति के नाम से जो है वो कौन सा दर्रा जाना जाता है। देखो, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग दर्रे जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात करते हैं क्राउन ऑफ स्पीति, तो क्राउन ऑफ स्पीति जो है वो मनीरंग पास को जो है वो कहा जाता है। अब अगर आपने दर्रे पढ़ रखे हैं, हिमाचल जी के पढ़ रखी है, तो उसमें डेफिनेटली आपने दर्रे भी पढ़े होंगे और मनीरंग पास का आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये किन्नौर में जो है वो स्थित है। अब ये किन्नौर में स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये क्राउन ऑफ स्पीति कैसे कहलाता है। क्राउन ऑफ स्पीति इसको इस तरह से कहते हैं कि ये जो है वो किन्नौर को जो है वो स्पीति की वैली के साथ जो है वो जोड़ता है। किन्नौर को ये स्पीति वैली के साथ जोड़ता है और इसको पॉपुलरली जो है वो क्राउन ऑफ स्पीति भी जो है वो कहा जाता है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 6593 मीटर जो है वो आता है। अगर हम इन टर्म ऑफ फीट बात करें तो इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो 21,625 फीट जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है, इसका एल्टीट्यूड ध्यान रखना है। ये जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है वो भी ध्यान रखना है। एग्जैक्टली इसकी लोकेशन भी पता चल गई। इतना यहाँ से काफ़ी है। यहाँ पर रोहतांग दर्रा जो है वो दिया गया है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो इसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है, प्लेन्स ऑफ कॉप्स भी जो है वो इसको कहा जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो रोहतांग अब टनल भी निकल चुकी है। रोहतांग टनल जो निकल चुकी है उसकी डिस्टेंस कितनी है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ जाता है। तो रोहतांग टनल की अगर हम बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 9.02 किलोमीटर लंबी टनल जो है वो आती है। तो रोहतांग दर्रा क्लियर हो गया। यहाँ पर शिपकिला पास जो है वो दिया गया है। शिपकिला भी एक इंपॉर्टेंट पास है, ये भी आप जीके में पढ़ते हैं। जब भी आप हिमाचल जीके जो है वो पढ़ते हैं, ये दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो शिपकिला पास है ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो आता है। और ये कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये 4500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर सारा उमगा पास जो है वो दिया गया है। तो सारा उमगा पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये कुल्लू को स्पीति के साथ जो है वो जोड़ता है। किसको, कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ने वाला ये दर्रा है। सारा उमगा भी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये जो है ये लगभग 5010 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 5010 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। तो इन दर्रों के बारे में ध्यान रखना, इनका एल्टीट्यूड ध्यान रखना, लोकेशन ध्यान रखना, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मनीरंग के बारे में ही लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 टू 2011। 2011 की जनगणना आती है, उससे आंकड़े हमारे पास सामने आए और वहाँ से पता चलता है कि हिमाचल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो रही है। जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो कम हुई है बढ़ने के बजाय, अगर उसको 2001 और 2011 को कंपेयर किया जाए, तो वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाहौल स्पीति की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, चलो बात समझ आती है, परंतु कितनी नेगेटिव है वो भी तो पता होना चाहिए। तो लाहौल स्पीति की जो ग्रोथ रेट थी वो -5.0 थी, -5.0 थी। तो ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कहाँ की थी, वो थी ऊना डिस्ट्रिक्ट की। ऊना की जो थी वो 16.3 थी। पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602, अगर हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन कितनी है, तो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है वो 31,564 ये पॉपुलेशन है यहाँ की। अगर हम देखते हैं लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन 2001 की जनगणना के अनुसार, तो उस टाइम ये 33,224 हुआ करती थी। तो अगर आप देखेंगे तो पहले 33,000 थी, फिर 31,000 हो गई, तो ये नेगेटिव में गई, मतलब -5.0 जो है वो यहाँ की ग्रोथ रेट जो था वो रही। क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि डिसेनियल ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव किसकी थी। तो डिसेनियल ग्रोथ रेट एक दशक के बीच में जो ग्रोथ रेट हुई वो जो था वो लाहौल स्पीति की नेगेटिव थी, ठीक है जी। पूरे हिमाचल की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है वो 12.94% जो है वो आती है। ये आंकड़ा हमने बहुत बार पढ़ रखा है, इतना आपने यहाँ से याद रख लिया। अच्छा, पॉपुलेशन का भी मैंने आपको बता ही दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भी जान ही लीजिए, 60,77,900 ये हिमाचल की पॉपुलेशन थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रोडक्शन ऑफ
एग्स इन हिमाचल प्रदेश इज हाईएस्ट। तो बोलते हैं कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में जो अंडे हुए, अंडों की जो प्रोडक्शन हुई, अंडों का जो उत्पादन हुआ वो सबसे ज़्यादा जो था वो हुआ। अगर हम हिमाचल प्रदेश में एग्स की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि एग्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो था वो कब थी, तो इनमें से जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं 2021-22 में जो था वो एग्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थी। कब? 2021-22 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो एग्स की प्रोडक्शन हुई उसका एक प्रॉपर चार्ट हमारे पास है। ये 2011-12 से लेकर 2024-25 तक है। अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ की ये 2024-25 में जो हमारे पास एक अनुमान है उसके अकॉर्डिंग कितनी थी, तो ये 9.60 लाख थी। ठीक है, ये इन लैक्स में डाटा दिया गया है। उसके बाद 2023-24 में ये 8.58 थी और 2022-23 में ये 9.14 लाख थी और 2021-22 में ये 10.16% थी, 10.16 लाख थी। अगर हम देखते हैं इन जो ईयर्स हमारे पास दिए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 2021-22 में हुई। अगर इस पूरे ही चार्ट को आप एनालाइज करते हैं 2011-12 से लेकर 2024-25 तक, तो आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट जो एग्स की प्रोडक्शन हुई थी हिमाचल प्रदेश में वो 2021-22 में जो था वो हुई थी। 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में 11.11 लाख ये जो था वो इतने एग्स जो था वो प्रोड्यूस जो था वो हुए थे। तो ये डाटा एग्स कब कितने प्रोड्यूस हुए थे वो भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है और पेपर 1 जो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेसिफिक आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाला है। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एक और बात यहाँ पर करते हैं कि कंपेयर करें 2011-12 और 2024-25 को, तब भी डाटा आपके पास होना चाहिए कि 2011-12 में कितनी थी, 2024-25 में ये एग्स की प्रोडक्शन जो था वो कितनी थी। अब इसी चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम एग्स की प्रोडक्शन कब हुई थी, तो सबसे कम एग्स की प्रोडक्शन जो था वो हुई थी 2015-16 में। यहाँ पर 8.12 लाख जो था वो एग्स की प्रोडक्शन जो था वो हुई थी। बस इतना सा डाटा हम यहाँ से याद रखेंगे। एग्स का डाटा ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं अंडर कृषक बकरी पालन योजना हाउ मच सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू गोट फार्मर्स टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो बोलते हैं कि कृषि बकरी पालन योजना के तहत सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो बकरी पालने वाले किसान हैं उनको कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि जो बकरी पालने वाले किसान हैं उनको कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो बकरी पालने वाले किसानों को जो है वो सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है और सरकार कहती है कि हम 60% सब्सिडी जो है वो उनको देते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया, 60% सब्सिडी दी जाती है। चलो थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। ये कृषि बकरी पालन योजना चलाई गई है। इसमें जो है वो क्या किया गया है, इसमें जो बकरियां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो इस तरह से होती हैं कि 11 बकरियां दी जाएंगी, 11 में से 10 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा। ठीक है, या फिर आपको जो है 5 बकरियां दी जाएंगी, 5 में से 4 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा, या फिर 3 बकरियों का समूह होगा, 2 फीमेल होंगी, 1 मेल होगा। इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक यूनिट जो है बनाया गया है और ये जो सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी वो 60% सब्सिडी देने की सरकार जो है बात कहती है। क्यों? ताकि जो बकरियां पालने वाले किसान हैं उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सके, अपलिफ्ट जो है वो हो सके, जिस दायरे में वो हैं उससे ऊपर उठ सकें। और बोलते हैं कि यहाँ पर इन एडिशन टू फीड एंड फूडर देयर इज प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस फॉर गोट। बकरियों का इंश्योरेंस भी जो है वो होता है थ्रू आउट देयर लास्ट ट्रीमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जब तक लास्ट तक वो प्रेग्नेंट होती हैं तब तक के लिए उनका इंश्योरेंस भी जो है वो होता है, क्योंकि कई बार कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ से भी नुकसान पहुँचता है, तो बकरियों का बाकायदा इंश्योरेंस भी यहाँ पर होता है। और बोलते हैं फॉर 2017-18 और 2024-25 पीरियड 1428.44 लाख ये बजट जो था वो एलोकेट किया गया था और इसके तहत जो था वो 2930 यानी कि 5480 बकरियां जो था वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। ये अभी तक का हमारे पास डाटा है वो डाटा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। चलो ये एक आपके पास सब्सिडी जो है वो क्लियर हो गई। अब हमने पिछले कल भी एक ऐसी ही सब्सिडी वाला क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पिछले कल हमने कौन सी स्कीम पर सब्सिडी पढ़ी थी कि किस स्कीम पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, तो पिछले कल अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। उसके तहत हमने पढ़ा था कि अगर किसी को सोलर फेंसिंग करानी है, किसी को इंटरलिंक चेन फेंसिंग करानी है, या फिर किसी को
और भी किसी तरह की जो है वो सोलर फेंसिंग में जो है वो एक बारड वायर फेंसिंग भी होती है, वो करानी है, तो उसमें भी जो है वो सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है। सरकार कहती है कि उसमें हम 70% सब्सिडी जो है वो किसानों को देते हैं। वो सब्सिडी तब दी जाती है ताकि किसानों के खेतों को बंदरों से या फिर और जंगली जानवरों से नुकसान ना हो सके। वो सब्सिडी तब दी जाती है, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना वो है, और ये है कृषि बकरी पालन योजना। तो ये दोनों योजनाएं आपकी क्लियर हो गई। इतना सा आपने इन योजनाओं के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर टेस्ट शीट जो है वो मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनके ऊपर आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे। अभी देख रहे हैं आपके किस तरह का सिनेरियो चल रहा हुआ है, तो इस सिनेरियो में टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। बैठकर पढ़ना क्या है, तो वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी आपके पास यहाँ से आ जाएगी। अगर इन शॉर्ट आप कहें तो स्मार्ट वर्क आप कर पाएंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी रैंकिंग में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया है वहाँ से ज्वाइन कर लेना टाइमली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन दी फर्स्ट फेज हिमगंगा स्कीम In the first phase, Himganga scheme has been launched on a pilot basis in which of the following district? तो बोलते हैं पहले चरण में निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट आधार पर ये हिमगंगा योजना जो है वो शुरू की गई है। हमने हिमगंगा योजना के बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये हिमगंगा योजना किससे जुड़ी हुई है। तो जब जुड़ी हुई की बात हमने की थी तो हमें पता चला था कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्टों से ये जुड़ी हुई है। अब बोलते हैं कि ये हिमगंगा स्कीम पायलट बेसिस पर चलाई गई है, पहला ही फेज इसका चल रहा है, और किस डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और कांगड़ा में इसको पायलट बेसिस पर जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। मिल्क फेड के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है ये हिमगंगा स्कीम, और इसमें जो है वो पहले फेज में पायलट बेसिस पर हमीरपुर और कांगड़ा को कवर करने की बात कही गई है। मिल्क फेड ने ये भी कहा है, मिल्क फेड हैज सो फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड 264 न्यू कमेटीज, ऑफ विच 45 कमेटीज बिलोंग टू हमीरपुर, और 4 कमेटीज जो हैं वो रिवाइव की गई हैं हमीरपुर में ही, और 219 जो बाकी कमेटी हैं वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो काम कर रही हैं। तो मिल्क फेड ने इसको लॉन्च किया है हिमगंगा को, ये पायलट बेसिस पर अभी चलाई गई है। पायलट बेसिस पर चलाने का मतलब ये होता है कि बाद में चलकर अगर इसके परिणाम अच्छे आते हैं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और पायलट बेसिस पर किसी प्रोजेक्ट को इसलिए चलाया जाता है ताकि उसकी कमियों का भी पता चल सके। अब बोलते हैं ये जो मिल्क फेड है इसने जो है वो स्टार्ट एक और काम किया है। ये जो ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 1.50 लाख लीटर पर डे की इसकी कैपेसिटी है, ये बन रहा है, ये डंगवार में बन रहा है। डंगवार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है जहाँ पर ये बन रहा है, और ये भी हिमगंगा योजना के तहत ही जो है वो बन रहा है। ये जो प्लांट यहाँ पर बन रहा है, ये प्लांट बनाया किसके द्वारा जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर दी नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपया जो है वो इसकी कॉस्ट है। इसमें से 60.13 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। तो ठीक है, ये आपको एक डंगवार में जो ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है उसके बारे में भी पता चल गया। आपको पता चल गया कि उसको बना कौन रहा है, किसी योजना के तहत बनाया जा रहा है, अमाउंट वगैरह का पता चल गया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, एनफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं महाकाली लेक एंड चंद्रकूप लेक आर सिचुएटेड इन चंबा, कि महाकाली और चंद्रकूप लेक जो है वो चंबा में स्थित है। आगे बोलते हैं सतधारा एंड कोपरा आर कोल्ड वाटर स्प्रिंग इन चंबा, कि ये सतधारा और कोपरा ठंडे पानी के झरने हैं, चंबा में जो है वो स्थित हैं। तीसरी में बोलते हैं सूरजताल इज कॉल्ड एज लोहित्या सरोवर बाय चाइनीज पिलग्रिम हेंत्सांग, कि चीनी यात्री हेंत्सांग के द्वारा जो था वो सूरजताल को लोहित्य सरोवर जो था वो कहा गया था। और बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से गलत ऑप्शन जो है वो आपको चूज करनी है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये भी ध्यान रखना है कि सही ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया है या फिर गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कहा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
एक बार फिर से आप स्टेटमेंट्स को देखिए, ये जो महाकाली लेक है, चंद्रकूप लेक है, ये दोनों ही लेक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और ये चंबा में ही आती हैं। बिल्कुल सही बात है, चंबा में। इसके अलावा जो है वो खजियार लेक, लामाडल झील, घड़ासरू झील वहाँ पर आती है, चमेरा झील वहाँ पर आती है। तो वो सारी चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली स्टेटमेंट तो सही हुई हमारे पास। आप बोलते हैं सतधारा एंड कोपरा आर कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ये बोलते हैं ठंडे पानी के झरने हैं, क्या ये चंबा में है? देखो कोपरा की अगर हम बात करते हैं तो कोपरा हमीरपुर में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है? हमीरपुर में जो है वो कोपरा आता है, नदौन के समीप ये आता है। सतधार की अगर हम बात करते हैं, सतधारा की, तो सतधार जो है ये चंबा में ही जो है वो फॉल करता है, ये चंबा में ही फॉल करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर कहीं से भी आपने सही इस स्टेटमेंट को किया था, दैट मीन यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज जैसा विकल्प आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प यहाँ पर करेगा। और तीसरी में बोलते हैं सूरज ताल को लोहित्य सरोवर कहा गया था चीनी यात्री हेनत्सांग के द्वारा। देखो चीनी यात्री हेनत्सांग के द्वारा चंद्रताल को, ना कि सूरज ताल को, ये जो चंद्रताल थी उसको जो था वो लोहित्य सरोवर कहा गया था। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गई। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन 2 and 3, ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओनली 3 and 2 इज इनकरेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत दी गई हैं। सतधार और कालिका ये चंबा में जो है वो स्थित है। सतधार हो गया, कालिका हो गया, एक अधांचो हो गया, ये भी चंबा में ही स्थित है। कोपरा हमारे पास हमीरपुर में आता है, नदौन के समीप आता है। चंद्रताल झील को जो था वो लोहित्य सरोवर चीनी यात्री हेनत्सांग के द्वारा जो था वो कहा गया था। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएंगी। हमसे इनकरेक्ट करके पूछा गया था तो वो भी पता चल गया। अब आपके डाउट क्लियर हो गए यहाँ पर, अब कोई मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कैंग्यूर एंड तेंग्यूर इज प्लेस्ड इन लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा। तो बोलते हैं कि कैंग्यूर और तेंग्यूर के सबसे प्राचीन संग्रह निम्नलिखित में से किस गोम्पा या फिर पुस्तकालय में जो है वो रखे गए हैं। अगर हम बात करते हैं कैंग्यूर और तेंग्यूर की, तो ये कलेक्शंस हैं किताबों की एक तरह से, और ये सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो रखी गई है वो रखी गई है कारदंग मोनेस्ट्री में। कारदंग मोनेस्ट्री में रखी गई है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल में जो है वो आती है, ये गोम्पा लाहौल में आता है और 900 AD में जो था वो इसको इरेक्ट किया गया था, 900 AD में इसको बनाया गया था। और बाद में चलकर कहते हैं कि बीच में नुकसान भी इसका हो गया था, तो 1912 में इसको फिर से रेनोवेट किया गया। 1912 में इसको रेनोवेट किया गया, नोरबू थे एक कारदंग के, नोरबू के द्वारा इसको जो था वो रेनोवेट किया गया था। लामा नोरबू के द्वारा इसको रेनोवेट किया गया था। ये कारदंग मोनेस्ट्री के बारे में ध्यान रखना। एक बार हम मोनेस्ट्रीज के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो मोनेस्ट्रीज की बात आती है वो इस तरह से आती है कि हमारे पास ताबो मोनेस्ट्री आती है। 996 AD में ये बनाई गई थी, ये शाशूत के द्वारा बनाई गई थी। 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 साल हो गए थे। एक हमारे पास 7th सेंचुरी में बनी हुई मोनेस्ट्री है जिसको साशूर मोनेस्ट्री बोलते हैं, इसको देबा ग्यात्सो के द्वारा जो था वो बनाया गया था। 900 AD वाली हमने कारदंग मोनेस्ट्री पढ़ ली, कारदंग विलेज में ये आती है। 1912 में इसको रेनोवेट किया गया था लामा नोरबू के द्वारा। एक हमारे पास 17th सेंचुरी में बनी हुई मोनेस्ट्री है जो कि तायूल मोनेस्ट्री के नाम से जानी जाती है, इसको लामा सारजा रिनचेन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो ये हमने मोनेस्ट्रीज का डाटा भी यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री भी आती है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल में स्थित है। चंद्रा और भागा नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर एक तुपचिलिंग विलेज लगता है, तुपचिलिंग विलेज में जो है ये जो है वो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है वो आती है। ठीक है, तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच किंग ऑफ सिरमौर लेड अ गार्डन नेम्ड रानीताल बाग इन मेमोरी ऑफ हिज रानी। तो सिरमौर के एक राजा थे जिन्होंने अपनी रानी के नाम पर एक बगीचा बनाया, जिस बगीचे का नाम उन्होंने रानीताल बाग जो था वो रखा था। तो सिरमौर के ये कौन से राजा हुए? अगर हम सिरमौर के इस राजा की बात करते हैं कि इनका नाम क्या था, तो सिरमौर के ये राजा थे राजा शमशेर प्रकाश, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। राजा शमशेर प्रकाश ये थे जिनके द्वारा सिरमौर में रानीताल बाग बनवाया गया था। लगभग ये 1867 के आसपास की बात है जब इनके द्वारा रानीताल बाग जो था वो बनवाया गया था। अपनी रानी की याद में बनवाया गया था जो क्योंथल से संबंध रखती थी, और इनके द्वारा ये बाग बनवाया गया था। इनके द्वारा और भी निर्माण सिरमौर में जो था वो करवाए गए थे। इनके द्वारा 1875 में नाहन फाउंड्री जो था वो बनवाई गई थी। इनके कार्यकाल के दौरान 1885 में जो था वो लॉर्ड डफरिन जो था वो नाहन की यात्रा पर जो था वो आए थे। इनके कार्यकाल के दौरान ही लॉर्ड रिपन के द्वारा भी सिरमौर की यात्रा जो था वो की गई थी। 1878 में शमशेर प्रकाश ने
एक लिट्टन मेमोरियल भी जो था वो बनवाया था। लिट्टन मेमोरियल भी इनके द्वारा बनवाया गया। तो लिट्टन मेमोरियल क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये लिट्टन मेमोरियल जो है वो नाहन में स्थित है और सिरमौर में जो है ये एग्जैक्टली स्थित है। तो इतना सब आपने इन राजाओं के बारे में ध्यान रखना है। शमशेर प्रकाश के बारे में ध्यान रखना है। सिरमौर रियासत जो थी उसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी और इसके जो अंतिम शासक थे वो राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे। राजा राजेंद्र प्रकाश 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन हुआ तो सिरमौर उसी टाइम हिमाचल में मिल गया था और राजा राजेंद्र प्रकाश इसके अंतिम शासक थे। इनके कार्यकाल के दौरान एक पझौता आंदोलन भी हुआ था। ये पझौता आंदोलन 1942 में जो था वो सिरमौर में हुआ था। तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि यमुना नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है, किस स्थान पर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है और किस स्थान में ये हिमाचल के सिरमौर को जो है वो छोड़ देती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम भरमौर टू चंबा। तो बोलते हैं कि जो चंबा राजसी राज्य था इसकी राजधानी कब जो था वो शिफ्ट कर दी गई थी भरमौर से चंबा को। तो जब चंबा की स्थापना हुई थी, जब मेरू वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तब इसकी स्थापना के दौरान इसकी राजधानी जो था वो भरमौर में ही हुआ करती थी। परंतु बाद में चलकर साहिल वर्मन आए और 10th सेंचुरी में इसकी कैपिटल जो था वो शिफ्ट कर दी गई थी। 10वीं शताब्दी में इसकी कैपिटल जो था वो शिफ्ट कर जो था वो कहाँ पर बनाई गई थी? 10वीं शताब्दी में शिफ्ट कर इसकी कैपिटल चंबा शहर में बनाई गई थी और राजा साहिल वर्मन ही थे जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना भी की थी। चंबा शहर की स्थापना और चंबा शहर का नाम कैसे पड़ा? तो साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था और इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी। यहाँ पर बहुत सारे मेले भी स्टार्ट करवाए गए इनके द्वारा। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाया गया इनके द्वारा। यहाँ पर कामेश्वर मंदिर भी बनवाया गया, चंद्रगुप्त मंदिर भी बनवाया गया। पिछली कल मैंने आपसे पूछा भी था कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का बना हुआ है। तब सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने ही कमेंट कर जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो था वो बताया था कि ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, ये मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और 6 मंदिरों का समूह जो है ये है। तो इतना सब बेसिक आपने ध्यान रखा हुआ है, ये पता चलता है यहाँ से। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1974 में स्थापित की गई थी। दूसरे में बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ 14.05 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका जो एरिया है वो 14.05 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया आता है। अब हम दोनों स्टेटमेंट्स को जो है वो एनालाइज करते हैं। जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि ये कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। अच्छा, इस कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी अगर 1974 में नहीं हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में जो था वो हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो गया। अब बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो 14.05 किलोमीटर स्क्वायर है और बोला भी गया है यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, इसका एरिया जो है वो 69 स्क्वायर किलोमीटर है, ना कि 14.05। कितना है इसका एरिया कलाटॉप का? कलाटॉप का एरिया जो है वो 69 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम विकीपीडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विकीपीडिया पर इसका एरिया जो है वो 30.69 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो दिया गया है, परंतु 14.05 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत हैं। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स, पहली भी और दूसरी भी, हमारे पास यहाँ पर गलत दी गई हैं। क्यों गलत दी गई हैं वो भी आपको पता चल गया। चंबा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं उसमें एक यम्यूल्स सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। क्या डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी देखने को हमें मिलता है? देखो, हमारे पास हिमाचल में 5 ही नेशनल पार्क हैं। एक हमारे पास ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क आता है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। एक हमारे पास सिंबलबरा नेशनल पार्क आता है, ये सिंबलबरा नेशनल पार्क सिरमौर में है। और एक खीरगंगा नेशनल पार्क है और एक इंदर किला नेशनल पार्क है। ये दोनों नेशनल पार्क कुल्लू में जो है वो स्थित हैं। तो डेफिनेटली चंबा में इनमें से कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही स्थित हैं। तो इतना सब यहाँ से क्लियर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको RVTI बोला गया, फॉर वुमेन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं महिलाओं के लिए एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। देखो, महिलाओं के लिए जो क्षेत्रीय एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया जिसको RVTI बोला गया, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोला गया, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पीछे का पार्ट जो मिशन एलाइट का था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप जल्दी से जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।